हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से अध्याय 9 देखेंगे। अध्याय 9 में हमारा पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश दिया गया है। अध्याय 9 में हमारी धारा 125 से लगाकर 128 तक धाराएं दी गई है। ठीक है भाई, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण का आदेश निम्न में से कौन दे सकता है? कौन दे सकता है भाई? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है, धारा 125 के क्लोज फर्स्ट में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अब भरण पोषण हेतु कितनी राशि दिलाई जा सकती है? कितनी भाई? जितनी जैसी परिस्थितियाँ है उसके अनुसार ही मजिस्ट्रेट जितना उचित समझे इतनी धनराशि दिलाई जा सकती है भरण पोषण के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा 125 के अंतर्गत उल्लिखित व्यक्ति के अलावा निम्न में से कौन व्यक्ति मध्य प्रदेश में भरण पोषण का दावा कर सकता है? कौन कर सकता है भाई? पिता अथवा माता और इनके माता पिता। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। भरण पोषण की बकाया रकम मिलने के लिए एक हिंदू को कब तक दावा करना चाहिए? ये हमारा बकाया देय होने का जो 1 वर्ष के भीतर, कब? 1 वर्ष के भीतर तक दावा करना चाहिए। ये हमारा धारा 125 के क्लोज 3 में दिया गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई मजिस्ट्रेट भत्ते के आदेश में परिवर्तन के द्वारा क्या कर सकता है? क्या कर सकता है भाई? 500 रुपये से अधिक की वृद्धि कर सकता है। धारा 127 की ग में कहा गया है ये, और संशोधन 2001 के द्वारा मजिस्ट्रेट के विवेकानुसार होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की दूसरी पत्नी जिसके पति की प्रथम पत्नी जीवित है अपने पति से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। किस वाद में निर्णित किया गया है भाई? ये किया गया है हमारा खेमचंद्र ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य। ये हमारे इंपोर्टेंट केस है 125 से, इनको अच्छे से देख लेना। ठीक है भाई, खेमचंद्र बनाम गुजरात राज्य। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। भरण पोषण के लिए आज्ञापति के निष्पादन के किस व्यक्ति का वेतन किस सीमा तक कुर्क किया जा सकता है? सिर्फ 2/3 वेतन कुर्क किया जा सकता है। कितना किया जा सकता है? 2/3 2/3 जो वेतन होगा वो कुर्क किया जा सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। भरण पोषण क्या है? भरण पोषण होता है जीवन निर्वाह के लिए जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही भरण पोषण है। मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं जैसे हमारा आवास योजना, चिकित्सा, शिक्षा, वस्त्र, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में आते हैं, तो इसको बोलते हैं हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना भरण पोषण। ठीक है, यह है मूलभूत आवश्यकता, परिस्थितियों एवं तथ्य के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है भाई, दंड प्रक्रिया संहिता के किस अध्याय और किन धाराओं में भरण पोषण की व्यवस्था की गई है? किस अध्याय में की गई है अभी? अध्याय 9 में। ठीक है, अध्याय 9 में और 125 से 128 तक में भरण पोषण के विषय में उपबंध किया गया है। ठीक है भाई, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। भरण पोषण से संबंधित कौन सी धाराएं हैं? 125 से 128। नेक्स्ट क्वेश्चन। संहिता के अंतर्गत भरण पोषण प्रदान करने के लिए कौन से लोग दायी होते हैं? कौन होता है भाई? पति होता है, पिता होता है, पुत्र तथा पत्नी भी। ठीक है, यदि वह सक्षम और पर्याप्त साधनों वाली है, जबकि पति असक्षम है, तब पत्नी भी हमारी भरण पोषण दे सकती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। संहिता के अंतर्गत भरण पोषण के संबंध में वाद की क्या प्रकृति है? क्या है भाई? यह दांडिक प्रकीर्ण वाद होता है। कैसा? दांडिक प्रकीर्ण। संहिता में दीवानी विधि में उपचार होने के बावजूद त्वरित कार्यवाही के लिए सरल प्रक्रिया अपनाई गई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। संहिता के अध्याय 9 का क्या उद्देश्य है? क्या है भाई? इस अध्याय का उद्देश्य है कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित, प्रभावी और कम खर्चीले उपचार प्रदान करना है जो अपनी आश्रित पत्नी, संतानों और माता पिता के भरण पोषण में उपेक्षा करते हैं और भरण पोषण करने से इनकार करते हैं। ठीक है, पत्नी के, संतान के और माता पिता के भरण पोषण के लिए जो इनकार करते हैं उनसे उपचार प्रदान करने हैं अध्याय 9 का उद्देश्य। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण से संबंधित मामलों में स्वयंवर करने की शक्ति किस मजिस्ट्रेट के पास है? किस मजिस्ट्रेट के पास है भाई? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। किसको? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति कौन है? ये हमारा धनीराम बनाम रामबाई के वाद में कहा गया है।
दायित्वधीन, स्वस्थ, हष्टपुष्ट हो, स्वस्थ शरीर का धारक हो और वह पर्याप्त साधनों वाला है, भले ही वह अचल संपत्ति का मालिक न हो, तो वह हमारा पर्याप्त साधनों वाला कहा जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 125 के अंतर्गत कौन से व्यक्ति भरण पोषण के हकदार हैं? 125 के अंतर्गत कौन कौन है भाई? अक्षम पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में अक्षम है, आवश्यक, अधर्मज, धर्मज संतान चाहे वह विवाहित हो या फिर ना हो। ठीक है भाई। धर्मज या अधर्मज संतान जो विवाहित पुत्री नहीं है, विवाहित पुत्री नहीं आती इसके अंतर्गत। ठीक है भाई। जिसने आवश्यकता प्राप्त कर लिया है किंतु जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या अक्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ठीक है भाई। अपना भरण पोषण करने में असक्षम माता पिता कौन? एक तो पत्नी होती है, ठीक है, पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। आवश्यक संतान चाहे वह विवाहित हो या फिर न हो, वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ठीक है भाई। थर्ड नंबर पर आते हैं हमारी अपनी धर्मज या अधर्मज संतान। ठीक है, धर्मज या अधर्मज संतान और माता पिता जो हमारे भरण पोषण करने में असमर्थ है, ये हमारे धारा 125 में भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं। ठीक है भाई। भरण पोषण करने में असक्षम पत्नी का क्या तात्पर्य है? अब्दुल रहीम बनाम नजीमा बेगम के वाद में कहा गया है कि असक्षम पत्नी का तात्पर्य यह नहीं है कि वह भीख मांगती हो, कीचड़ों में घूमती हो, दर दर दाने के लिए भटकती हो। असक्षम मानी जाएगी जबकि वह उस जीवन निर्वाह को जो पति के साथ रहते हुए पूरा करती थी नहीं कर पा रही है। ठीक है भाई। कौन? जो हम अपने पति के साथ रहकर जीवन निर्वाह कर रही थी लेकिन अब वह नहीं कर पा रही है, तो वह हमारी अक्षम पत्नी मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आवश्यक पुत्री की शादी हो गई हो तो उसका भरण पोषण कौन करता है? कौन करता है भाई? यहाँ पर आवश्यक पुत्री की शादी हो गई हो तो पति ही उसका भरण पोषण करेगा, किंतु यदि पति भरण पोषण करने में असमर्थ है तो पिता ही उसकी आवश्यकता तक भरण पोषण करेगा। यदि पुत्री की शादी हो, आवश्यक पुत्री की शादी हो गई है तो उसका पति करेगा, लेकिन यदि उसका पति असमर्थ है तो कौन करेगा भाई? पिता करेगा, जब तक वह आवश्यक नहीं हो जाती। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या माता शब्द के अंतर्गत सौतेली माता भी आती है? ये हमारे सूरज प्रसाद बनाम श्रीमती दमयंती के वोद में कहा गया है सौतेली माता नहीं आएगी। ठीक है, माता के अंतर्गत सौतेली माता नहीं आएगी। यही बात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भी कहता है, जबकि गुजरात और उड़ीसा न्यायालय कहते हैं कि माता पिता के अंतर्गत सौतेले माता पिता भी आते हैं। ठीक है भाई। गुजरात और उड़ीसा के न्यायालय कहते हैं कि सौतेले माता पिता भी आते हैं माता पिता के अंतर्गत। ठीक है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहता है सौतेली माता नहीं आती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हिंदू पति इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो क्या पत्नी के भरण पोषण से मुक्त हो जाएगा? यहाँ पर A रहमान बनाम वेंकटरमपा के वाद में कहा गया है कि अन्य धर्म परिवर्तन के कारण ही उसके पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध समाप्त नहीं हो जाता, अतः ऐसी पत्नी अपनी वैध रूप से विवाहित पत्नी का भरण पोषण करने में आबद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का आदेशित भत्ता कब से संदेह होगा? यह हमारा धारा 125 की उपधारा 2 के अनुसार ऐसा भत्ता आदेश की तारीख से, कब से? आदेश की तारीख से, या यदि आदेश दिया जाता है तो कब से भाई? पोषण के लिए आवेदन की तारीख से संदेह होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 125 के अंतर्गत भत्ता देने में निर्देश दिया गया है आदेश का पालन करने में असफल रहता है तो क्या दंड निर्धारित किया गया है? जिसे हमारा भत्ता देने का आदेश दिया गया है और वह पालन करने में असफल रहता है तो क्या होगा भाई? धारा 125 की उपधारा 3 के अनुसार मजिस्ट्रेट प्रत्येक भंग के लिए 1 माह से अधिक का दंड दे सकेगा, लेकिन ऐसा दंड तभी दिया जाएगा जब वह 1 वर्ष के अंतर्गत लिखित सूचना दिया गया हो, भरण पोषण का जो पैसा है वो जमा नहीं किया गया है। ठीक है। 1 माह से अधिक का दंड दे सकेगा और यह तभी दिया जाएगा जब वह 1 वर्ष के अंतर्गत लिखित सूचना देगा। ठीक है, कि भरण पोषण का कोई पैसा जमा नहीं हुआ है। ठीक है भाई। ये हमारा यदि आदेश का पालन नहीं करता है, ऐसा समझते रहता है, तो धारा 125 की उपधारा 3 के
3 में दिया गया है। ठीक है, यदि वह असमर्थ रहता है तो 1 माह से अधिक का दंड देगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्नी द्वारा पति के साथ रहने से इनकार करने का न्याय संगत आधार कौन सा माना जाएगा? कौन सा माना जाएगा? यदि पति अन्य स्त्री से विवाह कर ले, ख्याल रखता है, पति नपुंसक है, पति क्रूर है, तो वह अपनी पत्नी के पति से अलग रहने का पर्याप्त आधार होगा। क्या होगा? अन्य स्त्री से विवाह कर ले, ख्याल रखता हो, पति नपुंसक हो, क्रूरता करता हो, तो ये हमारे पत्नी के पति से अलग रहने के पर्याप्त आधार हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहजादी बेगम बनाम अब्दुल गफ्फार के बाद में क्या निर्धारित किया गया है? इसमें कहा गया है कि तलाकशुदा पत्नी भी पति से भरण पोषण ले सकेगी। यद्यपि कि मुस्लिम 1 से अधिक शादियां करता है तो पत्नी इस आधार पर अलग नहीं रह सकती, लेकिन यदि वह दूसरी पत्नी को भी उसी कमरे में रखता है जिसमें पहले वाली भी पत्नी हो तो वह अलग रहकर भरण पोषण कर सकता है। यदि वह उसी कमरे में रखा गया जिसमें उसकी पहली पत्नी रहती है तो वह पत्नी अलग रहकर अपना भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद सिराज बनाम के बाद में क्या अवधारित किया गया है? इसमें कहा गया है कि पति की नपुंसकता, क्रूरता और इस आधार पर कि पत्नी अलग रहकर भरण पोषण प्राप्त करती है। ठीक है, क्या किया गया है? पति की नपुंसकता, क्रूरता, इस आधार पर पत्नी अलग रहकर भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। ठीक है भाई। कोई पत्नी अपने पति से किन आधारों पर भरण पोषण की हकदार नहीं होगी? कौन से आधार होगी जिनमें वह भरण पोषण नहीं प्राप्त कर सकती? इसमें कहा गया है धारा 125 की उपधारा 4 के अंतर्गत कि यदि ये कारण होंगे तो वह भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। यदि वह जारता की दशा में रह रही हो, बिना पर्याप्त कारण के अलग रह रही हो, पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो, तो यहाँ पर पत्नी भरण पोषण के हकदार नहीं होगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन अवस्थाओं के साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट भरण पोषण के आदेश को रद्द कर सकता है? जो भरण पोषण का आदेश दिया गया है उनको रद्द कर सकता है। कब कर सकता है? मजिस्ट्रेट भरण पोषण के आदेश को रद्द कर सकता है यदि पत्नी पर्याप्त कारण के बिना पति के साथ नहीं रह रही है, जारता की स्थिति में रहती है, पारस्परिक सहमति से अलग रह रही है, तो यहाँ पर भरण पोषण के जो आदेश हैं वे रद्द कर सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 125 के अंतर्गत प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित भरण पोषण की अधिकतम धनराशि क्या होगी? क्या होगी भाई? वर्ष 2001 से पहले धारा 125(1) में कुल मिलाकर 500 रुपये के शब्दों का प्रयोग किया गया था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लिए कुल मिलाकर 5000, पहले कितने थे भाई? 500 और अब 5000, और मध्य प्रदेश के लिए 3000 रुपये से अधिकतम होगा प्रत्येक व्यक्ति के लिए, न कि सभी हकदार व्यक्ति को, किंतु अब यह मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार पर। पहले हमारा 500 रुपये 5000, ठीक है, और अब हमारा यह सब मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार पर आधारित होगा कि कितनी धनराशि दिलानी है भरण पोषण के लिए। ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार दिलाई जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकरण में धारित किया गया है कि भरण पोषण के दायित्व से भिखारी, साधु, दिवालिया या कर्जदार होने से व्यक्ति मुक्त नहीं होगा? ये कहा गया है हमारा बसंती कुमारी बनाम शरद कुमार के प्रकरण में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुनाबाई अनंतराव अवध बनाम अनंतराव अवध, इस केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या धारित किया गया है? इस केस में कहा गया है कि यदि किसी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होने के पश्चात हुआ है और तब जबकि वह व्यक्ति की पहले की विवाहित पत्नी जीवित थी तो दूसरी पत्नी भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि दूसरा विवाह प्रारंभते ही शून्य है। जो दूसरी पत्नी होगी वो भरण पोषण प्राप्त नहीं करेगी, क्योंकि दूसरा विवाह शून्य है, क्योंकि उसकी पहली शादी हुई है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भरण पोषण के लिए विवाहित पुत्री दायित्वाधीन है? हाँ है। कौन से केस में कहा गया है? विजय मनोहर अरवट बनाम काशीराम राजाराम के वाद में कहा गया है कि माता पिता केवल अपने पुत्र से ही नहीं बल्कि अपनी विवाहित वयस्क पुत्रों से भी भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा श्रीमती विजय मनोहर अरवट बनाम काशी राजाराम के केस में कहा गया है कि पिता केवल अपने पुत्र से ही नहीं बल्कि अपनी विवाहित वयस्क पुत्रियों से भी भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पुत्र या पुत्रियां हैं तो वह सबसे या किसी एक से भी भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पति अपनी पत्नी से भरण पोषण प्राप्त कर सकता है? हाँ,
कर सकता है। ये हमारा ललित मोहन बनाम तृप्ता देवी के केस में कहा गया है कि यदि पति अस्थायी रूप से शारीरिक रूप से अक्षम हो गया है तो पत्नी भरण पोषण के लिए सक्षम होगी यदि वह साधारण साधन संपन्न हो। ठीक है, भरण पोषण प्राप्त कर सकता है पत्नी से भी। ठीक है भाई। नेक्स्ट केस, श्रीमती जोहरा खातून बनाम मोहम्मद इब्राहिम के बाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया गया है, चाहे पत्नी से ने मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम 1939 के दिन तलाक ले लिया हो या फिर पति ने उसे तलाक दे दिया हो, तब भी धारा 125 के अधीन भरण पोषण का अधिकार होगा, न कि केवल इद्दत की अवधि तक, बल्कि जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती, तब तक वह भरण पोषण प्राप्त कर लेती है, करेगी जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया गया है कि संहिता की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष है और इसके तहत कोई भी जाति धर्म व्यक्ति दावा कर सकता है, लिहाजा मुस्लिम पत्नी भी इसके तहत भरण पोषण का अधिकार है। ये हमारे कौन से केस में कहा गया है, मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो बेगम के केस में। ये हमारा बहुत ही फेमस केस है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या धारा 125 के अंतर्गत अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिया जा सकता है? ये हमारा श्रीमती बानो बनाम अब्दुल सलाम के केस में कहा गया है कि 125 के अंतर्गत अंतरिम भरण पोषण जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। अंतरिम भरण पोषण है जो, उसकी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। ठीक है, यह केवल अंतिम भरण पोषण की व्यवस्था करती है, जबकि सावित्री बनाम गोविंद सिंह के प्रकरण में कहा गया है यदि पति विवाह को स्वीकार कर रहा है किंतु भरण पोषण से इनकार कर रहा है तो अंतरिम भरण पोषण दिलाया जा सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम महिला भरण पोषण अधिनियम 1986 के पारित होने के पश्चात तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण पोषण का भार किस पर डाला जाएगा? किस पर डाला जाएगा भाई? तलाकशुदा जो मुस्लिम महिला होगी उसके भरण पोषण का दायित्व केवल इद्दत की अवधि तक उसके पति पर और फिर ऐसी महिला के माता पिता पर। इद्दत की अवधि तक तो पति पर होगा और फिर उसके माता पिता पर और उसके परिवार के सदस्यों, ये फिर अंततः मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर। किस पर? पहले पति पर ये इद्दत की अवधि तक, फिर माता पिता पर, यदि वो भी नहीं है तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर डाला जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निर्धारित की गई भरण पोषण की राशि कब और किस सीमा तक परिवर्तन किया जा सकता है? यह हमारी धारा 127 में दिया गया है। परिवर्तन भरण पोषण पाने वाले और देने वाले की परिस्थितियों में यदि तब्दीली हो गई है तो भरण पोषण की राशि में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है भाई। परंतु यदि भत्ते में वृद्धि होती है तो कुल मिलाकर 5,000 मासिक दर से अधिक नहीं होगा, 5,000 से अधिक नहीं होगा। ठीक है। भरण पोषण के घटोतरी के संबंध में कोई मापदंड नहीं है, लेकिन यह भी न्याय साम्य और शुद्धीकरण पर आधारित है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए आदेश पर किसी सिविल न्यायालय के निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? सिविल न्यायालय का कोई निर्णय इस बीच आता है तो धारा 127(2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट उस पर विचार करते हुए उसे लागू कर सकेगा, किंतु दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेशित राशि दीवानी मामलों में निर्णीत राशि में समायोजित हो जाएगी। ठीक है भाई। किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 125 किसी भी अर्थ में संविधान का विरोध नहीं करती? ये हमारा इंद्रजीत कौर बनाम भारत संघ में कहा गया है कि धारा 125 संविधान का विरोध नहीं करती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 127 के उपधारा 3 के अंतर्गत अपने द्वारा भरण पोषण के संबंध में दिए गए आदेश को मजिस्ट्रेट कब रद्द कर सकता है? कब कर सकता है भाई? संहिता की धारा 127 के 27(3) के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि यदि तलाकित पत्नी या तलाकशुदा पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया है तो अपना आदेश को रद्द कर सकता है। अपने रूढ़िया प्रथा या सव्य विधि के अनुसार उसने विवाह विच्छेद के बाद मिलने वाली रकम प्राप्त कर ली है तो तब भी वह आदेश रद्द कर सकता है। स्वेच्छा उसने भरण पोषण की राशि का अभ्यर्पण कर दिया है, स्वेच्छा उसने छोड़ दी भरण पोषण की राशि, तब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, कौन सा मजिस्ट्रेट? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इस आदेश को रद्द कर सकता है। ठीक है भाई। संहिता के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के लिए मुकदमा कहाँ दायर किया जा सकता है? कहाँ दायर किया जा सकता है? मुकदमा वहाँ दायर किया जा सकता है जहाँ वह हो या जिसके विरुद्ध आदेश हो। ठीक है। जहाँ पति रहता है या उसकी पत्नी निवास करती हो, जहाँ उसने अंतिम बार अपनी पत्नी के साथ अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया है और मुकदमा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ
किया जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 126 के अंतर्गत यदि प्रतिवादी समन से जानबूझकर बच रहा है या हाजिर होने में जानबूझकर अपेक्षा कर रहा है उपस्थित होने में, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट भाई मामले को एक पक्षीय रूप में सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 126 के खंड 3 में दिया गया एक पक्षीय आदेश कब रद्द किया जा सकता है? कब रद्द किया जा सकता है? जब प्रतिपक्षी आदेश की तारीख से 3 मास के भीतर उपस्थित होकर उचित कारण दर्शित कर दे, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट आदेश को अपास्त कर सकता है। ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।